हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसी मेनिया। तो आज का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन करने से पहले हम लोग कल के क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं और उसके आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो कल के 3 क्वेश्चंस हमने दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि एलिजा टेस्ट जो है HIV, एड्स और ट्यूबरकुलोसिस के बजाय और डिजीज़ हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आर्टिकल 23 ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की बात करता है, तो ये इसमें आपका ऑप्शन ए होगा। बाकी जो हैं वो आपके आर्टिकल 23 जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका आर्टिकल 24 में मेंशन है, और ऑप्शन सी जो है वो आपका आर्टिकल 22 मेंशन है, और आपका आर्टिकल जो ऑप्शन डी है वो आपका 20 में मेंशन है। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या हुआ? थर्ड क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन है वो मतलब जो इसमें सारे आपके प्रोविजन दिए हुए हैं वो सारे सही हैं। तो ये हुए आपके कल के क्वेश्चंस के आंसर्स। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज का 11 मई का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन जो है शुरू करते हैं। तो आज हम दोस्तों 4 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे मुख्यतः। तो जिसमें पहला आर्टिकल आपका क्या है? कंसेंसस नॉट कन्फ्यूजन। ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका, जैसा हम जानते हैं कि सरकार ने 15 ट्रेनें जो हैं चलाई हैं नई दिल्ली से, जो अलग अलग सिटीज़ को जोड़ती हैं। तो ये क्यों आवश्यकता पहले तो ये हम जान लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन के पीपल हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे बुरी होती जा रही है, और उनके अंदर उनके मन में डर भी है। जैसे हमने पहले भी देखा, डर भी है और पैसे और फूड की भी प्रॉब्लम है। तो अगर वो अपने घर को पहुंच जाएंगे तो मे बी वहाँ पे एटलीस्ट गांव में उनके पास खाने को सुविधा हो ही जाएगी। तो इसी के चलते सरकार ने 15 पेयर ऑफ ट्रेन जो है चलाई हैं, ताकि वहाँ से उनको वहाँ तक जो है लाया जाए। तो अब हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस जो है आ सकते हैं और आ रहे हैं। तो जैसा हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स जो है, जो उनके खुद के डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, उनको अपने ही मतलब जो ज़िले हैं उसमें ट्रैवल करने से मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जो कोरोना वायरस है उसको कंटेन किया सके, उसका ट्रांसमिशन जो है ज़्यादा ना हो, पूरे स्टेट में ना फैले। तो ये है। तो ऐसे में अगर ट्रेन्स को जो है चालू किया जाएगा, तो जो वहाँ पर लोग जो है उतरेंगे स्टेशन से, तो वो मान लीजिए वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले जा रहे होंगे, तो वो किस तरह जाएंगे? तो वो पहला ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है? जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है हमारे स्टेट्स में, तो उसकी भी सुविधा करने की आवश्यकता है। तो पहले उसको रोबस्ट बनाएं, उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक करें, उसके बाद जो है ये जो है कैरी फॉरवर्ड करें। थर्ड आपका क्या चैलेंज है? थर्ड, जैसे हमने देखा तेलंगाना ने क्या किया है, तेलंगाना ने कहा है कि जो ये पैसेंजर ट्रेन्स हैं इसको नहीं चलाने के फेवर में उन्होंने जो है कहा है कि ये ना चलाइए, ताकि मतलब कि उसमें उनका डर बना हुआ है कि कहीं जो है चीज़ें हाथ से निकल ना जाएँ। तो ये आपका तेलंगाना के सरकार का जो है मत है। कर्नाटका सरकार ने भी जो है कहा है कि जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ऐसा लोगों के मन में देखा गया है कि लोग ट्रैवल कम करना पसंद कर रहे हैं, इसलिए जहाँ है वहीं रहना जो है वो कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में देखे हैं हमने, जो इकोनॉमिकली जो है सस्टेनेबल हैं, जिनके पास पैसे और फूड है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो जो है अपने घर को तरफ इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनके वहाँ ज़िले में उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। उनको कहीं डर है कि कहीं उनको फिर से अगर नहीं है तो फिर से हो सकता है कोरोना, क्योंकि क्वारंटाइन फैसिलिटी जो है सरकार इतनी अच्छी सुविधा नहीं प्रोवाइड कर पा रही है वहाँ पे, और लोग नियमों का काफ़ी उल्लंघन कर रहे हैं। हमने देखा है कई न्यूज़ चैनल्स, कई न्यूज़पेपर्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये सब उसके कुछ चैलेंजेस हैं। तो क्या करने की आवश्यकता है? तो इसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो स्टेट्स हैं उसमें एग्री करें, क्योंकि हमने देखा हर स्टेट अलग अलग चीज़ें जो है अपना रहे हैं। कुछ स्टेट में होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो कुछ स्टेट में जो है 14 डेज़ के लिए मैंडेटरी कर दिए हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर लोग जो है दिल्ली से या फिर कहीं से भी अलग अलग स्टेट से जो है लोग जाएंगे, तो वहाँ उनके मूवमेंट को या फिर जो भी चीज़ें हैं एक उसको जो है आवश्यकता उसकी बनाई जानी ज़रूरी है। और इसमें क्या कर सकती है सरकार? एक फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ट्रेन में या फिर कहीं भी अगर आप क्वारंटाइन फैसिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी उसको रोबस्ट बनाया जाए, और हैंड वॉशिंग की जो एक प्रैक्टिस है वो एटिकेट्स डेवलप किया जाए, और मास्क का जो है जो यूज़ है उसको मैंडेटरी किया जाए। तो इन सब चीज़ों को जो है सरकारों को अपनाना चाहिए। थर्ड क्या करना चाहिए?
थर्ड आपका जैसे जो भी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनमें क्या बोलते हैं, उनको जो है हैंड क्वारंट मीन होम क्वारंटाइन करने की ही क्या सलाह दी जाए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब क्वारंटाइन फैसिलिटी उतनी अवेलेबल नहीं है स्टेट में तो उनको होम क्वारंटाइन करना ही उचित होगा। तो ये हमारा क्या बोलते हैं पहला आर्टिकल हुआ। सेकंड आर्टिकल आपका क्या है, सेकंड आर्टिकल आपका वेलकम चेंज। ये किससे रिलेटेड है, ये आपका कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड है। तो हम जान लेते हैं कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन शॉर्ट में जान लेते हैं कि कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, जो भी कोविड-19 से पेशेंट्स हैं जो फुल्ली रिकवर हो चुके हैं उनके प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है प्लाज्मा, तो उनके और जिसमें क्या होता है WBC वगैरह जो है मीन्स पाया जाता है, तो उसमें क्या होता है उसको जो है लेते हैं बॉडी से, जो भी आपके कोविड-19 के पेशेंट्स हैं फुली रिकवर्ड हो चुके हैं, फिर उनके प्लाज्मा को जो भी कोविड-19 से ग्रसित हैं जो नहीं मतलब ठीक हो पा रहे हैं उनके बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं, फिर उनको ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा प्लाज्मा क्या बोलते हैं कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी हो गया। तो अभी क्या हुआ है, अभी ICMR ने जो है इसको फेज़ 2 ट्रायल पे जो है उसको अप्रूवल दे दिया है। कोविड-19 के पेशेंट्स पे इसको ट्रायल करने का ICMR ने जो है अप्रूवल दे दिया है। और ICMR हमारा कहाँ, ICMR हमारा न्यू दिल्ली में है, तो ये आप जान लीजिए। तो अब हम जानते हैं जो ये ट्रायल फेज़ की बात कर रहे हैं फेज़ 2 की, इसको किस तरह कैरी आउट किया जाएगा। तो इसमें ये होगा कि वही कि जो प्लाज्मा मीन्स जो डोनर होंगे जो भी कोविड-19 से जो है बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो 28 दिन के बाद जब मतलब कि 28 दिन का एक पीरियड ले रहे हैं, उसके बाद जब वो फुली रिकवर हो जाएंगे तो उसी के बाद जो है उनका प्लाज्मा लिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकंड आपका क्या प्रोसेस होगा, सेकंड प्रोसेस आपका ये होगा कि जो भी कोविड-19 के पेशेंट होंगे उनको रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा। उनके ऊपर जो भी मतलब मान लीजिए 400 लोगों को जो है सेलेक्ट किया गया, तो 200 लोगों के ऊपर आपका ये प्लाज्मा थेरेपी है उसको अप्लाई किया जाएगा, और 200 लोगों के ऊपर क्या क्या बोलते हैं आपका एक स्टैंडर्ड जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। फिर उसके बाद रिजल्ट को मेज़र किया जाएगा। और आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन अभी हम आगे देखेंगे। थर्ड ऑप्शन जैसे पहला तो ऑब्जर्व करेंगे कि जो है प्राइमरी आउटकम क्या हुआ है, जो भी दोनों पेशेंट्स पे जो भी मीन्स जो भी आपका हमने बात की 200 पेशेंट उन पे 200 पेशेंट उन पे। तो अब अगर हम प्राइमरी आउटकम की बात करते हैं तो ये देखेंगे कि जो इलनेस हुआ है, जो भी उनको मान लीजिए जैसे सांस लेना ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्या उसमें जो है सांस बहुत तेज़ी से आ रही है, मान लो बहुत ज़्यादा बीमारी उनको है, या फिर जो भी चीज़ें रिकवर नहीं, क्या वो रिकवर हो रही हैं, क्या उससे उनको लाभ मिल रहा है। और दूसरा क्या देखेंगे कि क्या जैसे जो डेथ केसेस हैं उसमें मतलब उनको अवॉइड किया जा सकता है इससे आपका जो है प्लाज्मा थेरेपी से। तो ये मतलब कि जब आपका इन्फ्यूज़न करेंगे उसके 28 दिन के जो है भीतर वो इसका जो है ऑब्जर्व करेंगे, आपका प्राइमरी आउटकम हो गया। आपका थर्ड क्या होगा प्रोसेस, थर्ड आपका ये होगा कि आपका जो सेकेंडरी आउटकम होगा उसको ध्यान से देखेंगे। उसमें क्या सेकेंडरी आउटकम में क्या मतलब कि सिम्टम्स हैं उसमें क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, और फिर जो एक मीन्स हॉस्पिटल में हम देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स मीन्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो एक हॉस्पिटल में स्टे है पेशेंट्स का वो कितना नंबर ऑफ़ डेज़ है, तो मतलब इसे चेक करेंगे। मान लीजिए कोई पेशेंट है वो 14 डेज़ या 15 डेज़ के लिए रुका हुआ है, तो क्या उसमें कुछ कमी आ रही है, इसको देखा जाएगा। और फिर देखेंगे कि क्या जो जैसे कुछ पेशेंट्स में देखा हमने कि रेस्पिरेटरी सपोर्ट मतलब वेंटिलेशन के उनको रखा जा रहा है जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जा रहे हैं, तो क्या वो उसको देने की ज़रूरत है मतलब प्लाज्मा थेरेपी के बाद। तो ये आपका जो है ये आपका पूरा प्रोसीजर हुआ, ये ट्रायल जब कोई भी ट्रायल होता है तो अब हम जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मतलब कि हमने बात किया तो एक बार प्रोसेस का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या ये पहले कभी यूज़ हुआ है। तो जी हाँ, ये बहुत पहले आपका ये सेंचुरी और मतलब कई साल पहले जो है इसका यूज़ हुआ था। जब कई भी मतलब कि कोई भी ऐसा पैंडेमिक आता था तो उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था। कई कंट्री ने जो है बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था और इसके बेनिफिट भी जो है देखने को मिले थे। तो जैसे इसमें बहुत सारे आपके डिजीज़ का हम ले लें, फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, रेबीज़ हो गया, सार्स हो गया। सार्स क्या है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मर्स क्या है आपका मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आपका 2012 और 2003 में क्या बोलते हैं ये आया था। तो इसमें भी जो है प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी हद तक जो है इसमें लाभ दी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है इस पर नहीं किया गया है। जो हमने बात किया, जो ट्रायल की बात कर रहे हैं इसमें हम जो हमने पूरा एक 3 प्रोसेस की बात की, वो ऐसा प्रोसेस जो है इसमें नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी एफिकेसी ऐसा नहीं कि इसकी जो एफिकेसी है वो सब मतलब कि कोई भी
सरकार या कोई भी कंट्री इस पे असर्टेन कर दे कि हाँ ये बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटजी या फिर बेस्ट थेरेपी है, ऐसा कोई इसकी एफिकेसी को अभी तक मेंटेन नहीं किया गया है। तो अभी अभी इंडिया ने क्या हुआ है, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में यूएसए ने और इंडिया ने इसको, और भी अदर कंट्रीज़ ने जो है इसको ट्रायल बेसिस पे जो है अपने कंट्री में लागू करने की बात की है। एंड में कहते हैं कि जैसा हमने देखा जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के परिप्रेक्ष्य में, उसमें सरकार ने कोई भी ऐसा ट्रायल मेथड पे उसके जो भी एक कोई भी इफ़ेक्ट, अगर उसका इफ़ेक्ट की बात करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो उसमें कोई ऐसा ट्रायल मेथड नहीं उन्होंने जो है अपनाया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी, तो ये सरकार अभी ट्रायल मेथड पे ही जो है उसको जारी की है अलग अलग स्टेट्स में। तो ये देखने की बात है कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात आई तो उसमें ऐसा ट्रायल मेथड का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसमें प्लाज्मा थेरेपी के परिप्रेक्ष्य में इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग है, और ये सोचने का भी एक पॉइंट है। थर्ड आपका क्या आर्टिकल है, थर्ड आर्टिकल आपका फोर्स लेबर से है और उनके फ्रीडम से आपका जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसमें कुछ न्यू पॉइंट्स हैं वो आप जान लीजिए। तो हमने देखा कि क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि कई स्टेट्स ने जो है जो लेबर लॉज हैं उसमें काफ़ी चेंजेस लाए हैं, और तो उसी के चलते हम जान लेते हैं कि जो लेबर राइट्स है वो कहाँ कहाँ पे, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हम और जो भी मीन्स या अगर हम हिस्ट्री में बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पे इसका एंडोर्समेंट हुआ, मतलब कहाँ कहाँ पे इसको जो है उजागर किया गया है। तो कराची सेशन जो आपका 1931 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जब हम बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, तब इसको लेबर लॉज का जो है एक मेंशन किया गया था, जहाँ पे जो उस समय जो है उसको प्रिसाइड किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और उसमें क्या बोलते हैं फ्रीडम राइट जो आपके मीन्स फंडामेंटल राइट हो गया, और एक इकोनॉमिक पॉलिसी की भी जो है बात की गई थी उसमें। तो उसी में लेबर लॉज और फिर लेबर्स के राइट्स की भी जो है बात की गई थी। तो दूसरा कहाँ मेंशन है हमारे प्रियम्बल में, देखा अगर आप देखेंगे तो तीन जस्टिस की बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो वहाँ भी इकोनॉमिक जो हमारा पार्ट है वो भी जो है आपका जो लेबर्स हैं उसमें जो है उनके राइट्स की बात, उनके जस्टिस की बात, उनके न्याय की बात जो है उसमें की जाती है। हमारे प्रियम्बल जो हमारा उद्देशिका है हमारे संविधान का। और तीसरा कहाँ मेंशन है इसका, फंडामेंटल राइट। हमने कल ये बात किया था आर्टिकल 23 में फोर्स्ड मतलब प्रोहिबिशन ऑफ क्या बोलते हैं फोर्स लेबर की बात करते हैं, मतलब लेबर्स के राइट्स को प्रिवेंट करने की बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट में। फोर्थ का मेंशन है हमारा डीपीएसपी जो हमारा डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, हाँ जो हमारा क्या बोलते हैं डीपीएसपी है हमारा। तो उसमें भी जो है ये उसका मेंशन है, आर्टिकल 42 में इसका जो है प्रॉपरली मेंशन है डीपीएसपी में। और क्या है हमारा फिफ्थ का मेंशन है, फिफ्थ मेंशन तो कहीं नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट थी आपका PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी कंपल्शन ऐसा कोई भी अगर मान लीजिए लगा रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल कंपल्शन ही, जैसे अगर मैं कोई भी चीज़ें हों, मतलब अगर आपको कोई बाध्य करे या फिर किसी बंदूक के गन पे जो है अगर आपको कोई बाध्य करता है तो सिर्फ वही फोर्स लेबर के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि अगर उनको इकोनॉमिक मीजर्स के द्वारा भी जो है अगर उनको बाध्य किया जा रहा है किसी भी काम को करवाने के लिए, जैसा आपका क्या बोलते हैं अगर उनको जो एक मीन्स वेज है प्रॉपर एज मिनिमम वेज अगर उसको वो नहीं दिया जा रहा है, या फिर उनसे जो है जो मीन्स नंबर ऑफ़ आवर्स हैं वो ज़्यादा करवाए जा रहे हैं काम, तो वो भी फोर्स लेबर के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे इनका लेबर राइट्स का मेंशन है। और हम जानते हैं कि पूरे कंट्रीज़ में कैसे कैसे लेबर राइट्स की बात जो है करते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ में जो है जैसे प्राइवेट गवर्नेंस में जो है लेबर्स का जो है पार्टिसिपेशन उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है, मतलब एक सीट जो है उनके जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो जो लेबर्स होंगे उसमें उनमें कोई भी उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो उनके भी मत को जो है गवर्नर, जैसे जो बोर्ड्स बनते हैं अलग अलग हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में, तो उनमें जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे लेबर्स का उनका मत जो है आवश्यक होगा। लेकिन हमारे इंडिया में पूरा प्रॉपरली लॉ बनाया गया है मीन्स अलग अलग, जैसे वर्क प्लेस पर नंबर ऑफ़ आवर क्या होगा और उनके अलग अलग राइट्स, मतलब कैसा आपका कंडीशन होना चाहिए, और वो आपकी स्टेट एजेंसीज उसको
इन्फोर्स करती हैं। तो ये कुछ हमारे क्या बोलते हैं और कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया में इस तरह जो है लॉज बनाए गए हैं। अब हम जानते हैं कि इंडिया में किस तरह, अगर हम बात करते हैं जो लेबर लॉज को क्रिटिसाइज फिर करते हैं इस आर्टिकल में, तो हमने देखा उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। पहला तो यही है कि जैसा कि एक लेबर ब्यूरोक्रेसी एक डेवलप हो गई है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब एक हायरार्की बना दी गई है अगर, और जब भी ऐसा हायरार्की अगर सीनियर जूनियर लेवल पे वहाँ पे बना दी गई है, तो एक करप्शन का भी जो है काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं। मतलब जिसमें लेबर्स का यूनियन मान लीजिए बना है, तो उसमें करप्शन भी देखने को मिला हुआ है, और कुछ ऐसा ऐसा फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में बनाया गया है। ये तो आपका पहला क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा क्रिटिसिज्म में क्या हुआ आपका, जैसा उसमें कोई भी ऐसा जो मीन्स जैसे कोई भी किसी के भी नियमों का या फिर किसी के भी राइट्स का उल्लंघन होता है, तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म जो है नहीं तैयार किया गया है उसमें, और जो है भी वो हमारे इनएफिशिएंट हैं, और उससे प्रॉपर जो लेबर्स हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। अगर थर्ड क्रिटिसिज्म की बात करें, तो जो भी ये आपके लेबर लॉज हैं वो आपके फॉर्मल सेक्टर तो जो है आपके उससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है वो इससे लाभान्वित नहीं होता है, क्योंकि वो जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। लेबर लॉज के अंतर्गत जो है लेबर लॉज उन पर अप्लाई नहीं होता है, तो उनके जो भी नियमों का उल्लंघन होता है, तो उसमें भी देखने की बात है। चौथे अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, तो उसमें ये है कि कभी कभी हमने देखा कि जो आपके लेबर यूनियन होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट के जो भी टर्म्स होते हैं उनके, वो उसको आसानी से मान लेते हैं, उनको ब्राइब कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारे लेबर्स हैं उनके इश्यूज़ को जो है रिजॉल्व नहीं किया जाता है प्रॉपरली। तो ये इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट आर्टिकल आपका बात कर रहे हैं जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनके इस समय पैंडेमिक के दौरान जो है क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं उसकी पूरी बात करते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे मनरेगा कुछ जो आपका मनरेगा प्रोग्राम है जो सरकार ने 2006 में जो है लाया था, तो वो अभी सरकार ने जो है एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए उसको जो है ओपन कर दिया है। लेकिन इसमें ये कह रही हैं इस आर्टिकल में, इनका कहना है कि सरकार इसको जो हमारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसको भी ओपन करने के जो है मीन्स करना चाहिए। हम जानते हैं कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, जैसे आपका हनी हो गया या आपका जो है कोई भी प्रोड्यूस हो गया, आप क्या कहते हैं जो भी आपका कहते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी मतलब जैसे फल फ्रूट हो गया जो आपके फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें होती हैं जिसके जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं अपने इनकम को जनरेट करने के लिए। और जो हमारे वहाँ पे आदिवासी विमेंस हैं उनके लिए भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो सरकार मनरेगा के अंतर्गत इसको भी जो है लागू करे। और बात करते हैं कि अगर इसमें फिर कुछ कंसर्न्स रेज़ करते हैं। कंसर्न्स क्या रेज़ करते हैं कि जैसा लॉकडाउन जब से हुआ है, तो जो ऐसे आदिवासी हैं वो ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और जब जैसे सरकार जो है अगर इसको जो जैसे मीन्स माइग्रेंट वर्कर हैं जो वहाँ से अपने घर के तो ओर जा रहे हैं, तो अभी तक तो क्या बोलते हैं आदिवासी एरिया में जो मीन्स ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे ऐसा जो मीन्स इन्फेक्शन है वो देखने को नहीं मिला है। तो अगर क्या बोलते हैं उसमें एक भी इन्फेक्शन है फिर वहाँ पे ट्रांसमिशन शुरू होता है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना रोबस्ट नहीं है जैसा हमारा अलग स्टेट में होता है। इन्होंने फिर जो है एक ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो हमारे इंडिया में है उनके डेटा को जो है बता रही हैं कि अगर हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं प्रॉपरली, तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें कम से कम जो है 26% की क्या बोलते हैं घटोतरी देखने को मिली है। हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, तो उसमें कम से कम 23% क्या बोलते हैं कमी देखने को जो है उसमें मिली है। और जो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स की, तो उसमें भी 27% डॉक्टर्स की जो है कमी जो है देखने को जो है मिली है, जो हमारे यहाँ भी वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट इशू क्या बता रही हैं? नेक्स्ट इशू बता रही हैं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड क्या है दोस्तों? ये आपका 2015 में आया था। ये आपका कब आया था? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंतर्गत इसको आपको ये इंस्टीट्यूट किया गया था। और ये आपका नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट टाइप का है, और ये सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको सेटअप किया गया है जहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट जो है माइनिंग वर्क से अफेक्टेड होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो भी जैसे मान लीजिए कोई भी माइंस हो रही है, जो वहाँ के जो उनका मालिक होता है वो उनको जो है मीन्स ये उनके ऊपर मैंडेटरी होता है कि वो 10% अपने लॉयल्टी का जो है उसमें फ़ंड में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उसमें वो जमा करें, ताकि जो है उससे जो हमारे ट्राइबल जो भी क्या बोलते हैं माइंस वर्कर हैं जो उससे अफेक्टेड हुए हैं उससे उनको
लाभ मिल सके, उससे उनके काम उनके उनके यहाँ उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकें। और थर्ड इसमें क्या है, थर्ड आपका क्या बोलते हैं, ये जो फंड है वो आपका मेनली प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2015 में आई थी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस फंड्स का इस्तेमाल करते हैं। और इस फंड्स का इस्तेमाल मेनली वही आपका ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़, हेल्थ केयर, क्या बोलते हैं, एजुकेशन और प्रॉपर ये सब जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रश्न जो है एक बार यूपीएससी में ही पूछा गया था। तो ये आपका जो क्या बोलते हैं कुछ इश्यूज़ में रेज करती हैं। और अभी सरकार ने कोविड-19 में के परिप्रेक्ष्य में जो है इसको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है इसको ओपन कर दिया है। और इसमें एक और बात करती हैं, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था एक आर्टिकल, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। तो इस अंतर्गत इस ये जो है आपका जो मेनली माइग्रेंट वर्कर्स हैं उसी के लिए ये एकमात्र जो है एक्ट सरकार ने बनाया था 1979 में। तो ये जो है ये लॉ जो है इनएडिक्वेट है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स को जो है करता है इंक्लूड जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको जो है अपने से मतलब वहाँ पे लाते हैं। लेकिन जो वर्कर्स आपके माइग्रेट करके खुद आते हैं, जैसे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो उनको बुलाते हैं वही सिर्फ इसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो माइग्रेंट अपने आप से ही आए हैं उनको जो है इंक्लूड नहीं करता है। और जो हमारे क्या बोलते हैं आदिवासी हैं या फिर जो मीन्स वो हैं मीन्स है माइग्रेंट, उनको भी ये इंक्लूड नहीं करता है। तो इसमें ये एक फ्लॉ जो है बात करते हैं इसके। तो ये इस आर्टिकल में पूरा जो है इसी यही बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका नीड फॉर सेकंड चैम्बर, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इसमें ये बात करते हैं कि क्या ज़रूरत है राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है पार्लियामेंट में, उसकी क्या ज़रूरत है। तो उसकी ज़रूरत क्या है उसको हम जानने के लिए एक बार देखते हैं कि एक बार इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो पहले एक बार इसका हम जानते हैं स्ट्रक्चर क्या है। तो हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया पार्लियामेंट को। एक तो आपका लोकसभा जो आपका लोअर हाउस है और आपका राज्यसभा जो आपका अपर हाउस है। जो आपका लोअर हाउस है उसमें जो भी आपके क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली उनको इलेक्ट किया जाता है। और जो हमारे क्या बोलते हैं राज्यसभा की बात करें तो उसमें जो है लोगों के द्वारा डायरेक्ट नहीं इलेक्ट होते हैं, जो वहाँ के एमएलएज होते हैं आपके स्टेट्स के, उनके द्वारा क्या बोलते हैं उसमें जो मेंबर होते हैं मीन्स आपके राज्यसभा के, उसमें उनको इलेक्ट किया जाता है। तो ये आपका राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस हो गया। तो एक बार इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो आपका 1919 एक्ट में आपका बाई कैमरल सिस्टम जो है लाया गया था। और इसमें जो है कुछ मेंबर्स थे और लेकिन जो इसमें मेंबर्स थे वो आपका, और हाँ अगर हम बात करते हैं मेंबर्स की और क्या बोलते हैं वोटिंग राइट्स की, तो वो सिर्फ आपका जो हमारे वेल्दी लैंड ओनर्स थे, मर्चेंट्स थे और आपके जो मीन्स जिनको एक्सपीरियंस था उनको लिए ही क्या बोलते हैं सिर्फ लागू किया गया था। जो हमारे वीमेंस थे उनको ना तो मेंबरशिप की और ना तो वोटिंग का जो है उसमें प्रोविज़न था। मतलब बाई कैमरल सिस्टम आपका यही हुआ, मतलब कि जिसमें आपका जो मीन्स आपका जो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है वो जिसमें दो बॉडी हो। मतलब अभी हम बात करें उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये आपका बाई कैमरल सिस्टम का 1919 एक्ट में आपका जो है लाया गया था। और उसके बाद क्या बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 की हम जो है बात कर रहे हैं। फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट में इसको पूरा एलेबोरेट किया गया। और इसमें लेकिन जो है फिर ये पूरा प्रॉपरली जो है नहीं आया था, मतलब कि प्रैक्टिस में जो है फिर ये नहीं आया था उस समय जब हमारा फिर 1935 में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर 1947 में इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर पूरा डेलिब्रेशन हुआ। और फिर 1952 में इसको जो है क्या बोलते हैं इस्टेब्लिश किया गया, इसका पहला मीटिंग जो है कंडक्ट कराया गया। तो ये इसकी जो है पूरी बात करते हैं। तो हम जान लेते हैं कि बाई कैमरल क्या होता है। ये सिंपल पार्लियामेंट को जो है दो हाउसेस में आपका डिवाइड किया गया है। तो जिसमें जो है जब भी कोई लॉ बनता है तो फिर दोनों हाउसेस के मत से ही जो है वो लॉ बनता है। तो ये आपका कहते हैं बाई कैमरलिज्म का जो है कॉन्सेप्ट हुआ। और ये आपका प्रिंसिपल जो है 1787 आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। तो अब हम बात करते हैं कि डिबेट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो उसमें डिबेट्स हुई थी हर क्लॉज बाई क्लॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल हैं उस पर। तो अगर हम बात करें राज्यसभा के उसमें परिप्रेक्ष्य में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या क्या डिस्कशन हुआ था तो उसको हम एक बार जो है जान लेते हैं। तो उस समय क्या बोलते हैं एक उसमें मेंबर थे शिबन लाल सक्सेना। उन्होंने कहा था कि अगर ये उन्होंने क्या बोलते हैं इसके अगेंस्ट में जो है बोला था कि अगर ये मीन्स राज्यसभा बनेगा
मगर कि कोई अगर सेकंड चैम्बर बन रहा है तो उससे जो लॉ मेकिंग है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और उस समय सरकार, उसमें इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हुआ को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, तो उस समय लॉ का बनना ज़रूरी था। अगर सेकंड चैम्बर अगर क्या बोलते हैं मीन्स राज्यसभा बनेगा तो उससे लॉ मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या बोलते हैं अगेंस्ट में उन्होंने जो है इसका ये उनका मत था। अगर हम बात करें फॉर मतलब उनके पक्ष में जो उन्होंने क्या क्या कहा था, पक्ष में उन्होंने जो है एन गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा था कि जो सेकंड चैम्बर है इसको बनाना आवश्यक है, क्योंकि क्या बोलते हैं कोई भी ऐसा अगर क्या बोलते हैं लेजिस्लेशन पास हो रहा है तो उसमें एक प्रॉपर डिबेट की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होता है, नहीं देखिए जो हमारे आपके लोकसभा में आते हैं होके इलेक्ट, जो हमारे एमपी होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होके आते हैं, तो उनके अंदर एस्पिरेशन ज़्यादा होती हैं। और वो क्या बोलते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो जो लोकसभा का मीन्स वो है जो उनके मेंबर की क्या बोलते हैं मीन्स एक एलिजिबिलिटी है वो 25 ईयर्स की है, लेकिन अगर हम बात करते हैं राज्यसभा मेंबर्स की वो 30 ईयर्स की होती है। तो देखिए जो वहाँ के लोग उसमें आपके सेकंड चैम्बर में हैं वो उसमें ज़्यादा एजेड, ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, तो उनके अंदर धैर्य होता है। लेकिन जो हमारे आपके उसमें आते हैं उनके अंदर एस्पिरेशन ज़्यादा होती है, लोगों की उसमें आकांक्षाएं जुड़ी होती है ज़्यादा, तो वो हेस्टली और इनके जो एक वो पैशनेट होते हैं लॉस को पास करने के लिए, तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए राज्यसभा की आवश्यकता है, ताकि उनको भी जो है जब वो लॉ जो है लोकसभा के पास होके मीन्स राज्यसभा में जाएगा तो एक उस पर हेल्दी डिस्कशन और हेल्दी डिबेट हो सकेगा, ताकि एक अच्छा लॉ बन सके कंट्री के लिए। तो ये उनका मत था। और क्या फिर आगे क्या बात करते हैं, अंत में ये पूरा कहते हैं कि क्या ज़रूरत है क्या बोलते हैं इसकी। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो वही सिंपल सी बात है कि लेजिस्लेशन जो है फिर से मतलब कोई भी अगर मीन्स लोकसभा द्वारा पास किया जा रहा है तो उसको फिर से रिवाइज़ किया जाए, और फिर इसमें जो है चीज़ों को प्रॉपरली उस पर क्लॉज बाय क्लॉज जो है डिस्कशन मीन्स हो। और इसमें जो स्टेट, जैसा हमने बात किया कि अलग अलग स्टेट से जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक स्टेट का भी मत होना आवश्यक है। तो मतलब एक जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसको भी जो है ये हाईलाइट करता है। और इसमें जो है एक हाई क्वालिटी डिबेट हो, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट इशू हो, अगर कोई भी लॉ पास हो रहा हो उससे क्या जुड़े हुए इश्यूज़ हैं वो जानने की आवश्यकता जो है थी। और इसीलिए जो आपका सेकंड चैम्बर की आवश्यकता जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो आज के जो प्रश्न हैं उसको आप देख लीजिए, आप एक बार इसको स्क्रीन को पॉज करिए और फिर इसको प्रश्नों को देखिए और हल करिए। कल हम इसका आंसर आपको देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड।